आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। अजीम इत्तेहाद में वज़ीर आला के चेहरे के ऐलान पर बीजेपी का तंज। कहा कि आपसी इख्तलाफात की वजह से करना पड़ा ऐलान। कांग्रेस ने तेजस्वी और लालू यादव के सामने टेके घुटने। बिहार में सियासी हलचल में इजाफा। वज़ीर आज़म आज फिर देंगे बीजेपी एनडीए कारकुनों को फॉर्मूला। जेपी नड्डा ने औरंगाबाद और वैशाली में अजीम इत्तेहाद को बनाया निशाना। टिकटों की तकसीम से नाराज कांग्रेस कारकुनों ने रियासती इंचार्ज के खिलाफ खोला महाज। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के केरल दौरे का तीसरा रोज आज। वर्कला के शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु महासमाधि सदी तकरीबात का किया इफ्तिताह। छठ के पेश नजर रेलवे की तैयारियों से मुसाफिरों की खुशी हुई दोबाला। नई ट्रेनें चलाने के साथ ही प्लेटफॉर्म पर भी कई सहूलियात। वजीर रेल अश्वनी वैष्णव ने खुद इंतजामात की कर रही हैं निगरानी। और आईसीसी खवातीन क्रिकेट आलमी कप में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान अहम मुकाबला जारी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को स्मृति मंधाना और प्रीतिका रावल ने दी अच्छी शुरुआत। और अब खबरें तफसील से। बिहार असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र आज पटना में अजीम इत्तेहाद की मीटिंग हुई और इसके बाद अजीम इत्तेहाद की तमाम जमातों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव को बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अजीम इत्तेहाद का वज़ीर आला उम्मीदवार करार दिया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने कहा कि हम सब ने इस इलेक्शन में अगले वज़ीर आला के लिए तेजस्वी यादव के नाम की हिमायत करने का फैसला किया है। ये कह सकता हूँ खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। और इसके साथ ही वीआईपी पार्टी के सरबराह मुकेश सहनी को बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अजीम इत्तेहाद ने नायब वज़ीर आला का चेहरा करार दिया है। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। अजीम इत्तेहाद की जानिब से बिहार के अगला वज़ीर आला करार दिए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बिहार में तब्दीली के लिए काम करेंगे। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव को वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पर नामजद करने पर अजीम इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने सवाल किया कि ये कैसा इत्तेहाद है जो बिहार की 243 सीटों के लिए 255 उम्मीदवार खड़े कर रहा है। प्रेस ने जितने सवालों का निराकरण नहीं किया उतने ही सवाल खड़े हो गए। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, और गौराबोराम एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार के लोग जंगल राज के मॉडल से वाकिफ हैं। जंगल राज का मतलब है डकैती, कत्ल, अगवा, खौफ और बदउनवानी का नमूना। बिहार के लोगों को अजीम इत्तेहाद के इस मॉडल से होशियार रहने की जरूरत है।
और हम जंगल राज क्यों कहते हैं? जंगल राज कहते हैं खौफ, जंगल राज कहते हैं डर, जंगल राज कहते हैं भ्रष्टाचार, जंगल राज कहते हैं लूट। और खौफ और लूट और भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है। किडनैपिंग होगा तो निगोशिएट करके ऊपर से निर्णय होगा, भ्रष्टाचार होगा तो ऊपर से, जिसके पूरे प्रमाण कोर्ट की प्रोसीडिंग को मैंने आपको दिया है। तो ये मॉडल है। बीजेपी के तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव को अजीम इत्तेहाद का चेहरा बनाए जाने पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अजीम इत्तेहाद MY इत्तेहाद अब सहनी तेजस्वी यादव बन गया है और कांग्रेस ने तेजस्वी और लालू यादव के सामने हथियार डाल दिए हैं। महागठबंधन ने महाभूल कर ली है। MY समीकरण वाली ये पार्टी का मतलब अब मुस्लिम यादव नहीं है बल्कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हो गया है। तो उनका जो वोट बैंक था वो तो बड़ा नाराज हो गया है उनसे, कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। महागठबंधन में दरार है, कांग्रेस ने घुटना टेका है लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने। बीजेपी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने ऑपोजिशन के पोस्टरों से राहुल गांधी की तस्वीर हटाने पर तनकीद की। पूनावाला ने कहा कि वोट चोरी एक सानवी मसला है, लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी की इज्जत चुराई गई है। ये गजब का गठबंधन है या गाठ बंधन है। जॉइंट पीसी हो रही है, तस्वीर केवल एक तेजस्वी की और बाकी जगह पे छोटे छोटे इमोजी लगा दिए हैं अलायंस पार्टनर के। मतलब कि राहुल जी की पिक्चर तक नहीं लगाई। कल तक तो पप्पू यादव जी कह रहे थे राहुल गांधी इज द फेस, राहुल गांधी इज द फेस। अब इस दबाव में आ गए कि राहुल गांधी को ही डिलीट कर दिया। वोट चोरी और टिकट चोरी तो बाद में की बात है, ये तो सम्मान चोरी हो गया, कांग्रेस पार्टी का सम्मान चोरी। और बीजेपी के कौमी तर्जुमान जफरुल इस्लाम ने इल्जाम आयद किया है कि उलझन की वजह से अजीम इत्तेहाद ने वजीर आला के चेहरे के ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी अपोजिशन लीडर भी नहीं बन सकेंगे, वजीर आला तो दूर की बात है। बीजेपी नेता हमारे साथ हैं जफर इस्लाम। अब महागठबंधन ने तो ऐलान कर दिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। अगर महागठबंधन जीतती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि लेकिन एनडीए नहीं कह रही है, इस बारे में कोई बात साफ नहीं कर रही। देखिए, उनके खेमे में खींचातानी थी। मुकेश सहनी भी बनना चाहते थे, कांग्रेस के भी लोग बनना चाहते थे, तारिक अनवर भी बनना चाहते थे, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। और उनके लालू यादव जी के परिवार से तेजस्वी यादव उनकी बहन भी बनना चाहती थी। उनका मतलब खींचातानी था, डिवाइडेड हाउस था। इसलिए बार बार कहते हैं एकजुटता का मैसेज देना, एकजुटता का मैसेज देना, एकजुटता का मैसेज। समझ रहे हैं कि हम डिवाइडेड हाउस है, जनता को समझ में आ गया है। हमारे यहाँ कोई है ऐसा कन्फ्यूजन? किसी ने बोला कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, किसी ने बोला कि मैं डिप्टी CM बनना चाहता हूँ। ये इसलिए नहीं बोला, इसलिए कि हमारे यहाँ बिल्कुल सेटल्ड इश्यूज है, ये सब इशू ही नहीं है। हमारे नेता थे नीतीश कुमार जी, हम मुख्यमंत्री हैं। आज हमारे नेता कौन है? नीतीश कुमार जी हैं, उन्हीं के अगुवाई में लड़ रहे हैं, वही हमारे नेता हैं, उन्हीं के साथ लड़ाई हो रही है, उनके साथ अंदर उनके अगुवाई में लड़ाई हो रही है। तो हमें कहाँ कंफ्यूजन? फिर क्यों इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि एनडीए को साफ करना चाहिए, नीतीश जी के साथ क्या कुछ हो रहा है? उनके यहाँ कंफ्यूजन थे इसलिए उठा रहे थे, हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन ही नहीं। हमारे यहाँ तो जनता भी जानती है कि दो लोगों को वो बिल्कुल समर्पित हैं, जनता उनको आशीर्वाद देना चाहती है। एक आदरणीय प्रधानमंत्री जो विकास पुरुष हैं, और दूसरा जो सुशासन बाबू हैं नीतीश कुमार जी, जिनके अगुवाई में 20 साल से वहाँ की जनता बिल्कुल अपने आप को सेफ एंड सिक्योर महसूस करती है। उनका गवर्नेंस मॉडल, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। तेजस्वी यादव जी को सोचना पड़ेगा कि क्या वो LOP भी बन पाएंगे कि नहीं। वादों की बहुत भरमार है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर परिवार को नौकरी देंगे सरकारी, और जीविका दीदी को 30,000। अब बजट तो सिर्फ 3 लाख करोड़ का है। देखिए, उनसे पूछना चाहिए तेजस्वी यादव जी से कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का चेहरा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, गठबंधन ये भी बताए कि जो 9वीं फेल जो है, जो अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं, क्या महागठबंधन कहाँ से पैसा लाएगी? ये तो बजट का एक साइड में दे दिया भाई, एक्सपेंडिचर का मेथड। रेवेन्यू साइड का भी बता दीजिए, रेवेन्यू कैसे आएगा, कहाँ से आएगा?
इतना पैसा कहाँ से आएगा? जो ये सारे वायदे कर रहे हैं, उनके माता जी 23,000 करोड़ का बजट छोड़ के गई थी, अभी 3.17 लाख करोड़ का बजट है। जो अनाउंसमेंट किया उसने तो 12-15 लाख करोड़ का बजट अनाउंसमेंट कर दिया। तो ये पैसे कहाँ से आएंगे, यह सवाल उनसे होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जफर इस्लाम सवाल उठा रहे थे तेजस्वी यादव के बयान पर और महागठबंधन की रणनीति पर। कैमरामैन सौरभ के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी हलचल में इजाफा होता जा रहा है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने वैशाली के पाटेपुर असेंबली हलके में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। जेपी नड्डा ने अजीम इत्तेहाद को सख्त निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अजीम इत्तेहाद के मगरमच्छ के आंसुओं में नहीं आना चाहिए। 6 तारीख को झूठे वायदों में मत पड़ना। ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग, जिनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है, इनसे बचकर चलना, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने 20 साल पहले पूरे 15 साल जंगल राज चलाया। जंगल राज आज सुख, चैन, शांति, अमन के साथ आज विकास की ओर बिहार बढ़ चला। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी हलचल में इजाफा होता जा रहा है और बीजेपी सदर और बीजेपी के सीनियर लीडर जेपी नड्डा ने औरंगाबाद जिले के गो असेंबली हलके से अजीम इत्तेहाद को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए अजीम इत्तेहाद का मवाजना तबाही से किया। क्या था 15 साल लालू जी का राज? आज ये चुनाव स्पष्ट शब्दों में विकास एनडीए के साथ और विनाश महागठबंधन के साथ साफ दिखता है। इसको हमको समझना चाहिए। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की ओर जाने वाली सरकार, और ये जो अभी नया नेता जिन्हें घोषित किया गया, इनकी पार्टी, इसमें विनाश ही विनाश है। इस बात को आप समझ लीजिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू केरल के दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया ने केरल के वर्कला में शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु की महासमाधि की 100 साला तकरीबात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि श्री नारायण गुरु एक अजीम रूहानी रहनुमा और समाजी मुसल्लह थे। उन्होंने बनी नौ इंसान को एक मजहब, एक जात, एक खुदा का ताकतवर पैगाम दिया। He was one of the Indians' greatest spiritual leaders and social reformers. This is the place where Sri Narayan Guru spent his final days and attained Samadhi. He was a saint and philosopher who influenced the social and spiritual landscape for our country. He inspired generations to believe in the ideals of equality, unity, and love for humanity. He gave the powerful message of one caste, one religion, one God for mankind. His teachings went beyond the boundaries of religion, caste, and creed. Sri Narayan Guru always emphasized self-purification, simplicity, and universal love. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने केरल दौरे के दौरान वर्कला में शिवगिरी मठ जाते वक्त बच्चों से मुलाकात करने के लिए रुकी। ये बच्चे सदर जमहूरिया का इस्तकबाल करने का इंतजार कर रहे थे। और आज से रूहानी चरण यात्रा की शुरुआत हो गई है। ये यात्रा दिल्ली के गुरुद्वारा मोती बाग साहिब से शुरू होकर श्री हर मंदिर जी पटना साहिब तक जाएगी और इस सफ़र के हिस्से के तौर पर 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और खालसा की माता साहिब कौर जी के मुक़द्दस जोड़े साहिब यानी कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के जूते ले जाए जाएंगे। यात्रा फरीदाबाद, आगरा, बरेली और लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, सासाराम और पटना में रात को रुकेगी और 1 नवंबर को
तख्त श्री पटना साहिब पर इख्तिताम पसीर होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से गुरुचरण यात्रा में शामिल होने और दुआएं लेने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुरुचरण यात्रा पर मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी की पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए लिखा कि मेरी ख्वाहिश है कि गुरुचरण यात्रा के साथ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के अजीम नज़रियात के साथ हमारा ताल्लुक गहरा हो। मैं हर उस जगह के लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि जहाँ जहाँ से ये यात्रा गुजरेगी वो मुक़द्दस जोड़े साहिब की ज़ियारत करें। इस समय मौजूद है दिल्ली के मोती बाग गुरुद्वारा से। यहाँ से चरण सुहावे जो है वो शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा की महत्व आप देख सकते हैं। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और एयर चीफ मार्शल खुद यहाँ पर मौजूद हैं। ये यात्रा देखिए यहाँ से निकाली जा रही है और इसके अंदर ही गुरु गोबिंद सिंह और खालसा की जो माता थी उनकी जो चरण पादुका है वो अंदर रखी हुई है और इसको बड़े धूमधाम से यहाँ से निकाला जा रहा है। ये दिल्ली से निकल करके फरीदाबाद, आगरा और फिर यूपी के कई शहरों से गुजरती हुई पटना साहिब पहुंचेगी। और ये यात्रा देखिए यहाँ पे एक भारी जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है और बहुत ही खुशनुमा माहौल में इसको यहाँ से निकाला जा रहा है। 300 साल तक इस जो पादुका को है वो यहाँ पर हरदीप पुरी की जो केंद्रीय मंत्री उनके परिवार ने अपने पास संभाल कर रखा था और अब इसको गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सौंप दिया गया। और उसके बाद ये देखिए ये पूरा जलसा जो है यहाँ पर निकाला जा रहा है और इसी तरह से ये यात्रा जो है वो तमाम प्रदेशों से होते हुए 31 तारीख को पटना साहिब पहुंचेगा जहाँ पर इसकी यात्रा समाप्त होगी। इस तरह से ये दो बसें जो है ये यहाँ पर निकलेंगी और आगे ये तमाम जो सिखों के अनुयायी हैं ये इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं इस यात्रा को सफल बनाने के लिए। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने अपने कुनबे के साथ गुरु पादुका का दर्शन किया। दिल्ली के मोती बाग गुरुद्वारा से आज जोड़े साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और माता साहिब कौर जी की पादुका को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई जो दिल्ली से पटना साहिब तक जाएगी और इस यात्रा में सैकड़ों अकीदतमंद शामिल हुए। और आगे बढ़ते हैं जहां मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में एक बुनियादी ढांचे के मंसूबे का संगे बुनियाद रखा और इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से सनती शोबे को फरोग मिलने की उम्मीद है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में डिफेंस कौंसिल ने मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए तकरीबन 59,000 करोड़ रुपए की तजावीज़ को मंजूरी दी है। भारतीय फौज के लिए नाग मिसाइल सिस्टम MK2 और ग्राउंड बेस्ड मोबाइल ELINT सिस्टम और हाई मोबिलिटी व्हीकल्स के साथ मटेरियल हैंडलिंग क्रेनों की खरीदारी को मंजूरी दे दी गई है और हाई मोबिलिटी व्हीकल्स की खरीदारी फौज को खतरनाक और ऊंचाई वाले मकामात पर रसद पहुंचाने और फौरी तौर पर पहुंचाने के काबिल बनाएगी। भारतीय बहरिया के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म, डाक्स, नेवल सरफेस गैस और एडवांस लाइट वेट टॉरपेड की खरीदारी से फौज को तक़वियत मिलेगी और LPD की खरीदारी भारतीय बहरिया को भारतीय फौज और भारतीय फिजाइया के साथ मुश्तरका ऑपरेशन करने के काबिल बनाएगी। भारतीय फिजाइया के लिए ताउन पर मबनी लॉन्ग रेंज टारगेट एंड डिस्ट्रिक्शन सिस्टम के लिए भी मंजूरी दी गई है जिससे खुदकार टेक ऑफ लैंडिंग और नेविगेशन और प्ले लोड की तरसील के लिए फिजाइया की सलाहियतों में इजाफा होगा। छठ के त्यौहार की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और रेलवे ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी ट्रेनों का इंतजाम किया है ताकि लोगों को सफर में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव जाती तौर पर तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं और अहम बात यह है कि रेल भवन में एक वॉर रूम बनाया गया है जो 24 घंटे मुतहर्रिक रहता है और इस वॉर रूम से मुल्क भर के रेलवे स्टेशनों की कड़ी निगरानी की जा रही है। और अहम बात यह है कि रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव खुद इस वॉर रूम की निगरानी कर रहे हैं।
हैं। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव स्टेशनों की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं और हुजूम के इंतजाम के बारे में ज़ाती तौर पर अपडेट्स हासिल कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा मुसाफिर खुसूसी ट्रेनों से सफ़र कर चुके हैं। दिल्ली के इलाके में रोज़ाना औसतन 42.5 मिलियन मुसाफिर सफ़र करते हैं और इस बार रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए 12,000 ट्रेनों का इंतज़ाम किया है। वज़ीर रेलवे का कहना है कि छठ के दौरान लाखों लोग अपने घरों को सफ़र करते हैं और इसके लिए रेलवे पूरी तनदही से काम कर रहा है। वज़ीर रेल के मुताबिक इस बार मुसाफिरों को ज़्यादा हुजूम के पेश नज़र तकरीबन 12,000 इजाफी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। मजीद 12 हर बड़े रेलवे स्टेशन पर कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं जो ट्रेन की नकलो हरकत, प्लेटफॉर्म मुख्तस करने और रवानगी के बारे में फौरी फैसला करते हैं और ताकि हुजूम से बचा जा सके। रेल भवन के वॉर रूम में भी मुसाफिरों की नकलो हरकत का जायजा लिया जा रहा है। छठ के जो अरेंजमेंट्स हैं देश भर में, उसमें 3 लेवल के वॉर रूम्स बनाए गए हैं। एक वॉर रूम ऑपरेशनल होता है डिवीजन लेवल पे, दूसरा जोनल लेवल पे और तीसरा रेलवे बोर्ड के लेवल पे। रेलवे बोर्ड के लेवल पे डिवीजन और जोन का फीड भी यहाँ पर आता है। साथ ही साथ हर बड़े स्टेशन पे एक मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस पूरी व्यवस्था से देश भर में हर स्टेशन की क्या पोजीशन है, कहाँ पे एक्स्ट्रा गाड़ियाँ चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल पा रहा है। तो ये न्यू दिल्ली स्टेशन का पूरा एक जूम एरिया है। सब जगह इस तरह का मूवमेंट रखा गया है जिससे कि सडन रश में नहीं जाए प्लेटफॉर्म पे। एक होल्डिंग एरिया में आए, वेट करे, वहाँ टिकट खरीदा, टिकट खरीदने के बाद में इस तरह से जिगजैग करके जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट से अंदर प्लेटफॉर्म पे जा सके। और इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी गई है। कई पैसेंजर्स को मैंने पूछा था जो रेगुलर ट्रेन में आए, उनका इस होल्डिंग एरिया के कारण, इस मैकेनिज्म के कारण आधे घंटे के अंदर अंदर, मतलब आप स्टेशन में पहुंचे उससे हाफ एन आवर के अंदर अंदर आप प्लेटफॉर्म पे पहुंच के गाड़ी के अंदर आ सकते हो। ऐसी व्यवस्था भी हो पाई बिकॉज ऑफ दिस एंटायर वॉर रूम मैकेनिज्म। अलग अलग जगह के व्यूज है इसमें पूरे में। तो जैसे मान लो अभी पैसेंजर्स यहाँ पे अंदर आ रहे हैं, अभी ये अंदर इनवर्ट पैसेंजर्स हैं। फिर उनके टिकटिंग काउंटर्स है, ये वाले यहाँ पे खूब सारे टिकटिंग काउंटर्स बने हुए हैं। कई सारी ATMs ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स लगी हुई है। जब ये ले लेंगे टिकट, उसके बाद में वो अंदर जब जाते हैं तो ये अंदर जाने वाला एरिया हुआ, ये वाला एरिया सब अंदर जाने वाला हुआ। ये आप जो देख रहे हैं ना ऊपर के तीनों पैनल्स, ये तीनों पैनल से अंदर जाने वाले। तो बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से इसमें जा सकते हैं। भारतीय रेलवे अपने अहले खाना के साथ त्यौहार मनाने वालों के साथ खड़ी है और मुसाफिरों की उनके घरों तक बाहिफाजत पहुंचाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी रेलवे छठ के लिए 12,000 से ज़्यादा खुसूसी ट्रेनें चला रहा है। मुसाफिर इस इक़दाम से बेहद खुश हैं और शुक्रगुजार हैं। भागलपुर पहुंचकर मुसाफिरों ने बताया है कि वो आराम से और बगैर किसी परेशानी के अपनी मंजिलों पर पहुंचे हैं। दिल्ली से चढ़े हैं ट्रेन पे, RPF बहुत हेल्प किया, आराम से आ गए यहाँ तक। और ठीक है। कहाँ आए हो? भागलपुर स्टेशन। कौन सी गाड़ी से आए हो? विक्रम सिलर। अंदर सीट उट मिल गया था? हाँ मिल गया। किसी तरह का कोई परेशानी नहीं? नहीं कोई परेशानी। ठीक। मेरा नाम है मिथुन कुमार, हम आनंद विद्या से आए हो। वहाँ सब कुछ बहुत सुविधा था, कुछ दिक्कत नहीं हुआ, आने जाने को दिक्कत नहीं हुआ। रेलवे भी आए विक्रम सिलर से। न्यूयॉर्क की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को 2 बावकार टाइटल से नवाजा है। भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक SBI को दुनिया का बेहतरीन सारिफ बैंक 2025 और इंडिया का बेहतरीन बैंक 2025 अवार्ड से नवाजा गया है, जिनकी कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने भी तारीफ की है। सोशल मीडिया पर लिखते हुए मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने ये बात कही। उन्होंने लिखा कि ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क की जानिब से 2025 के बेहतरीन बैंक अवार्ड्स की तकरीब में अपने ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इसकी शानदार खिदमत और दुनिया भर में सारिफीन के एतमाद के लिए 2 बावकार एजाज़ात से नवाजते हुए देखकर हमें फ़ख्र महसूस हो रहा है। इस काबिल 27 एजाज़ के लिए SBI को पूरे ख़ानदान को दिली मुबारकबाद। ये एजाज़ आलमी मालियाती दुनिया में SBI की बढ़ती हुई साख और कस्टमर सर्विस में उसकी इनफरादियत का सबूत है।
ख़वातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला जारी है। मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 279 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 89 गेंदों पर सेंचुरी बनाई है और प्रीतिका रावल ने 99 गेंदों पर 77 रन बनाए हैं। गौरतलब है कि दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए कोशा हैं और 4 में से 3 टीमों की सेमीफाइनल में रसाई हो चुकी है। भारत ने अब तक 5 मैच खेले हैं, जिनमें से 3 में उसे शिकस्त हुई है। भारत को अब करो या मरो की सूरत हाल का सामना है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब चौथे और आखिरी मुकाबले के लिए भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान सख्त मुकाबला है। और इसी के साथ ही हमारा ये खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब। मन की बात है जन जन